तो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आज हम फिर से एक बार मिलेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। अभी हमने लास्ट वीडियो में गति के बारे में पढ़ा था, तो आज हम समझेंगे न्यूटन ने गति का नियम किस प्रकार दिया। तो गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने दिया 1687 में, और उन्होंने अपनी बुक लिखी एक प्रिंसिपिया, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया। तो और इन्होंने ये नियम दिया, इसलिए इसे न्यूटन्स लॉ कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने 3 नियम दिए थे, जिसे हम फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ है, जब वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, है ना। यदि हमने कोई बल उस पर नहीं लगाया है तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में रहेगी, एक तरह से कहें विराम अवस्था में रहेगी। यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है, जैसे हम एक बॉल को, गेंद को हम नीचे फर्श पर लुढ़का देते हैं तो वह सीधी एक रेखा में चल रही है, तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई दूसरा बाह्य बल नहीं लगाएंगे, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो जो सभी वस्तुएं होती हैं वो अपनी प्राइमरी स्टेज को बनाए रखना चाहती हैं, तब किसी भी वस्तु की जो प्रारंभिक अवस्था है यानी प्राइमरी स्टेज है, या उसकी एक स्टैटिक पोजीशन है, उसमें अपने आप कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उस पर जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। तो इस रूल को हम कहते हैं इनर्शिया, है ना, रूल ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी कि जड़त्व इसे कहा जाता है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, उसे हम कहते हैं रूल ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो बल वह बाह्य कारक है, यानी कि एक्सटर्नल कारक कहलाएगा, बाह्य कारक है, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की उसकी विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, और ये हमें जो फोर्स की डेफिनेशन है वो भी हमें समझाता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में हम उन्हें देखते हैं। जैसे कि रुकी हुई गाड़ी जब अचानक से चल पड़े, यानी कि हम किसी बस में बैठे हैं मान लो, या ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, कोई सी भी गाड़ी हो, 4 व्हीलर है, कुछ भी है, उसमें बैठे हैं, अचानक से वो चल पड़ती है, तो क्या होता है, जो पैसेंजर है वो पीछे की तरफ बैक साइड में झुक जाता है। ठीक है, या फिर चलती हुई गाड़ी जो है वो अचानक से रुक जाए, है ना, तब जो पैसेंजर है वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये अपनी डेली लाइफ में इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो रूल्स हैं ये रूल ऑफ इनर्शिया है, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ इस पर अप्लाई होता है। जैसे कि जब गोली मारी जाती है, गन से जब गोली चलाई जाए तो कांच में गोल छेद हो जाता है, ठीक है, लेकिन पत्थर मारेंगे तो क्या होता है, कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो ये फोर्स है ना, फोर्स जिस तरह से वर्क कर रहा है उस तरह से एक्शन हो रहा है उसमें, या वो परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसे ही जो हथौड़ा होता है उसे हम जब हम उसे ज़मीन पर मारते हैं, है ना, हथौड़े को अच्छे से पकड़ने के बाद हम उसे ज़मीन पर मारते हैं, तभी वह वर्क अच्छे से, तब उसका जो वर्क है वो एक्चुअल में सही तरीके से हो पाता है। ऐसे ही जो ब्लैंकेट है उसको हाथ से पकड़कर हम क्या करते हैं, डंडे से पीटते हैं, और धूल के कण जो हैं उसमें से झड़ जाते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी रूल ऑफ इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से यदि हम पानी का ग्लास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख देते हैं, उसके ऊपर सिक्का रखा हुआ है, और झटके से हम पोस्ट कार्ड को हटा दें तो क्या होता है, पोस्ट कार्ड तो आगे हट जाएगा, वहाँ से आगे की ओर गिर जाएगा, जबकि सिक्का कहाँ चला जाएगा, ग्लास के पानी में चला जाएगा। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है
इसी तरह से और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि हम लॉन में, बगीचे में लॉन रोलर चला रहे हैं, तो उसको गति में लाने के लिए या गतिमान यदि वो गति में है उसे रोकने के लिए, तो सभी में हमें किसकी, फोर्स की ज़रूरत होती है ना, फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है। जब रोलर चल रहा है ना, जब एक गतिशील लॉन रोलर को गति में बनाए रखने में गति कर रहा है, तो उसको गति को बनाए रखने में हमें बल की ज़रूरत नहीं लगेगी इतनी। जब यदि हमें उसे रोकना है तब हमें अधिक बल की यानी अधिक फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है। तो ये सभी रूल ऑफ इनर्शिया के अंतर्गत आते हैं, यानी फर्स्ट लॉ इस पर अप्लाई होता है। ऐसे ही यदि हम पेड़ की टहनियों को हिलाते हैं तो उससे फल जो टूट कर नीचे गिरते हैं, इस पे भी यही रूल अप्लाई होता है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ। तो इसमें मोमेंटम को समझाया गया है कि कोई भी जो वस्तु है उसका जो मोमेंटम है उसमें जो उसकी परिवर्तन की दर है वो उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, वस्तु का जो संवेग है, मोमेंटम है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है तो उसके परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। और संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो आरोपित बल यानी जो बल लगाया गया है उसकी दिशा में ही होता है। जो परिवर्तन है वो लगाए गए बल की दिशा में ही होता है। तो ये है सेकेंड लॉ। इस नियम को हम अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल है, आरोपित बल है, फोर्स है, अप्लाई किया गया फोर्स है, वह उस वस्तु के द्रव्यमान है ना, यानी मास, द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न जो एक्सीलरेशन है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो दो तरह से हम इसे समझ सकते हैं। यदि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m है और उस पर आरोपित जो अप्लाई किया गया फोर्स है वो F है, कैपिटल F, तो उसके आरोपित करने से बल की दिशा में जो एक्सीलरेशन है वो स्मॉल a से उसे लिखा जाएगा। तो स्मॉल a एक्सीलरेशन उसमें उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। तो सेकेंड लॉ होता है कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल m a। तो बताया गया कि F क्या है, फोर्स है, अप्लाई किया गया फोर्स है, m मास और a एक्सीलरेशन है। ठीक है, और यदि F इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू 0 है, लेकिन m की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वस्तु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही। यदि वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है तो उसमें कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना, उत्पन्न नहीं होगा कोई भी त्वरण। और त्वरण क्या होता है, गति में जो परिवर्तन होता है ना, यदि वस्तु गतिमान है उसमें लगातार कुछ परिवर्तन आ रहा है तो वो उसका त्वरण कहलाता। हमने लास्ट वीडियो में इसे पढ़ा था। यदि एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है ना, एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ ये होता है कि वस्तु यानी जो वस्तु है वह एक नियत वेग से गतिमान, यानी एक समान वेग से वो गतिमान है, या फिर वो विरामावस्था में है ना, स्टैटिक पोजीशन में। तो इससे स्पष्ट होता है कि बल के कोई भी यदि हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वस्तु या तो वो अपनी गति से चल रही है ना, लगातार एक समान गति से, और या फिर वो विरामावस्था में है, उसकी विरामावस्था वो बनाए रखती है। तो गति के द्वितीय नियम से हम बल का व्यंजक हम इससे प्राप्त कर पाते। बल का व्यंजक मतलब ये F इज इक्वल टू ma। तो ये है सेकेंड लॉ। ओके, अब हम देखें कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, SI पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो F इज इक्वल टू ma। यदि m इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू 1 है, तो F इज इक्वल टू 1 होगा, है ना, 1 न्यूटन। इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अतः क्या होता है कि 1 न्यूटन बल वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न कर दे।
बल का एक और मात्रक होता है, यूनिट होता है, यानी फोर्स की एक और यूनिट है किलोग्राम भार। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट, है ना, गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। 1 किलोग्राम भार उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगता है ना। तो 1 किलोग्राम भार क्या है? उस बल के बराबर है जो बल 1 किलोग्राम की वस्तु पर गुरुत्व के कारण यानी ग्रेविटेशन के कारण लगता है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, तो आगे हम देखें इसको, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम वस्तु का भार कहते हैं, ठीक है। इसे हम W से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हो गया W इज इक्वल टू M इंटू जी। तो M इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, W इज इक्वल टू 1 किलोग्राम भार, और यहाँ पर गुरुत्व जो ग्रेविटेशन है उसका जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके हम आगे से कंटिन्यू करते हैं।